अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एनएफएफ डीएफए किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करेंगे। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन समझी, आपने उसको एनएफए में कन्वर्ट किया, आपने उसको डीएफए में कन्वर्ट किया। एनएफए को आपने किस में कन्वर्ट किया? डीएफए। अब पिछली क्लास में ये बता चुका हूँ कि इट माइट बी पॉसिबल जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं या आप एनएफए बनाते हैं उसका, या आप उसको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास अननेसेसरी स्टेट्स भी हो सकती हैं। अननेसेसरी स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट्स जो एक्स्ट्रा लग रही हो इन टर्म्स ऑफ कि वही काम को दूसरी स्टेट कर सकती है, वही काम को दूसरी स्टेट कर सकती है, तो वो स्टेट क्या होंगी? अननेसेसरी होंगी। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के दो मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड हम कर लेंगे क्लास में, ये है इक्विवेलेंसी मेथड। इक्विवेलेंसी मेथड एक कहलाता है टेबल फिलिंग मेथड, एक कहलाता है इक्विवेलेंसी मेथड। तो मैं एक मेथड करवा रहा हूँ सर। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का ये जो मेथड है, ये ज़्यादा आसान भी लगता है। तो इसके ज़रिए हम ये देखेंगे कि भाई आपके इस डीएफए के अंदर देखें, गौर से देखिए, 5 स्टेट्स हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टेट या दो स्टेट अननेसेसरी बनी हो? ज़रूरी नहीं है कि आप मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का एल्गोरिथम लगाएं और ये 5 स्टेट 4 में कन्वर्ट हो जाए या 3 में। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि भाई कोई दो स्टेट एक जैसा काम कर रही हो, तो हम उन दो स्टेट्स को क्या कर सकते हैं? आपस में कंबाइन करके एक नई स्टेट बना सकते हैं। मतलब जो हमारा डीएफए बनेगा उसके अंदर अब स्टेट्स कम हो जाएंगे। सबसे पहले जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट ये कि मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफएस ये लग रहा है, इक्विवेलेंट डीएफए नहीं पढ़ा रहा मैं इक्विवेलेंसी के जरिए मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करवा रहा हूँ। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का कॉन्सेप्ट समझ लें दोबारा से कि आपने जो डीएफए बनाया है उसके अंदर फर्स्ट में 10 स्टेट्स हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए एल्गोरिथम जब अप्लाई करेंगे आप इक्विवेलेंसी का, तो हो सकता है वो 10 स्टेट्स कम होकर 9 हो जाए या 8 हो जाए या 7 हो जाए या 10 ही रहे। इसका मतलब ये है कि कोई अननेसेसरी, जैसे इस तरह से आप कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, कोड को लिखने के बाद ऑप्टिमाइज करते हैं कि सर ये लाइन तो फालतू दी या ये लाइन 2 दफा लिख दी, तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन कह रहे हैं। आपके डीएफए में स्टेट्स को हम मिनिमाइज कर रहे हैं कि अगर अननेसेसरी स्टेट बनी है। इज इट क्लियर? तो ये दो मेथड होते हैं मिनिमाइजेशन के, एक होता है इक्विवेलेंसी, इक्विवेलेंसी चेक करके करते हैं, और एक होता है टेबल फिलिंग। तो दोनों मेथड हम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इक्विवेलेंसी के मेथड से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करते हुए, चाहे वो आप इक्विवेलेंसी के जरिए कर रहे हो या चाहे आप टेबल फिलिंग मेथड के जरिए कर रहे हो, सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके डीएफए के अंदर कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है जो अनरीचेबल हो। अनरीचेबल का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्टेट से कोई ऐसी स्टेट जिस तक जाने का रास्ता ही ना हो। इनिशियल स्टेट से कोई ऐसी स्टेट कि जिस तक जाने का रास्ता ही ना हो। मतलब क्या है? अगर आप Q1 देखें तो क्या मैं Q0 से Q1 जा सकता हूँ? जा सकता हूँ, ऐसा ही ना? क्या मैं Q0 से Q1 जा सकता हूँ? क्या मैं Q0 से Q1 जा सकता हूँ? क्या मैं Q0 से Q2 जा सकता हूँ? क्या मैं Q0 से Q3 जा सकता हूँ? क्या मैं Q0 से Q3 जा सकता हूँ? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है? क्या मैं Q0 से Q4 जा सकता हूँ? तो देखिए सारी स्टेट जो है जा सकता हूँ बेटा। Q0 से Q3 भी जा सकता हूँ, Q0 से Q4 भी जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, चारों स्टेट्स पे जा सकता हूँ मैं Q0 से। बेसिकली अगर मैं जा सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सारी स्टेट जो है, डायरेक्ट की बात नहीं होगी कि फिलहाल, इनडायरेक्ट की बात होगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं से भी चले जाओ, पर रीचेबल तो है ना। रीचेबल का मतलब ये होता है आप
जा तो सकते हैं ना वहां पर, ये क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट है, तो आप जा तो सकते हैं ना, तो इसीलिए सारी स्टेट्स क्या है इसमें रीचेबल है। फर्स्ट करें आपको ये मैं डिजाइन नहीं कीजिएगा, फर्स्ट करें ये स्टेट दे दिया है। अब देखिए मैं Q5 पे नहीं जा सकता Q नॉट से। अब आपका ना जब आप अगेन देखिए फेजेस होते हैं, अब जब आप मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे सर ये डीएफए बनाया किसने था, ये कैसे हो सकता है कि Q5 पे आप पहुंच नहीं पाते और बन गया। आपको एक चीज मिल गई है, आपका पहला स्टेप ये है कि आप ये देखिए कि कोई स्टेट अनरीचेबल तो नहीं है। अगर कोई स्टेट अनरीचेबल है तो उसको आप डायरेक्ट डीएफए में से मिटा दें। अगर कोई स्टेट अनरीचेबल है कि जिसपे मैं इनिशियल स्टेट से नहीं जा सकता तो आप उसको मिटा सकते हैं। इज इट क्लियर? ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप उसको डायरेक्ट रेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो फिर आप उसको डायरेक्ट रेज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, देखें थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट एल्गोरिथम है, ये थोड़ा सा तवज्जो चाहिए होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसा होता है कि अगर चीजें बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाए तो इट माइट बी पॉसिबल कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो सबसे पहले आपको इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना हो। Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q2, Q1, Q4 एंड Q1, Q2। ठीक है भाई, ये इनिशियल स्टेट है, सॉरी ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट। ट्रांजिशन टेबल सबसे पहले आपने इसका डिजाइन करना। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना होता है, आपने इक्विवेलेंसी चेक करना होता है। तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप्स को समझ लीजिए, अगर वो स्टेप समझ में आ गए आपके तो आसान सा एल्गोरिथम। सबसे पहले आप लिखते हैं जीरो इक्विवेलेंट। आप कहते हैं कि मैं जीरो इक्विवेलेंसी चेक कर रहा हूँ। पहले स्टेप में आपने फाइनल और नॉन फाइनल के दो अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। पहले स्टेप में जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनके आपने अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। पहले स्टेप में जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं आपने उनके अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। तो देखें मैं ग्रुप कैसे बना रहा हूँ, मैंने लिखा Q0, Q1, Q2 एंड Q3, और मैंने लिख दिया Q4। जितनी भी फाइनल स्टेट्स है वो एक ग्रुप में आ जाएंगी और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी। ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो सिंपल सी बात है ना, ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स का अलग अलग ग्रुप बना देना है। फर्स्ट करें इसमें दो फाइनल होती तो वो फाइनल यहाँ पर आते, सही है? अगर इसमें दो फाइनल होती तो दो फाइनल एक साथ आ जाते। इट्स नॉट अबाउट फाइनल और नॉन फाइनल, इनिशियल और फाइनल की बात नहीं हो रही। तो जो फाइनल होगी वो फाइनल ग्रुप में आएगी। फर्स्ट करें Q0 फाइनल होती तो Q0 भी इसके अंदर आ जाती, ठीक है, Q4 के साथ आ जाती। तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई इनिशियल और फाइनल को अलग कर रहे हैं, हम फाइनल और नॉन फाइनल को अलग कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ना, अब आपने लिखना है वन इक्विवेलेंट। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये मैकेनिज्म इसका पूरा। तो वन इक्विवेलेंसी चेक कर रहे हैं, कैसे करेंगे ये देखें। अब आप ना तवज्जो रखिएगा, अब आपका ये सेट तो बिल्कुल अलग हो गया Q4 क्योंकि इसमें एक ही बंदा है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ Q4। लेकिन आप ये पहले वाले सेट को देखें तो उसमें चार लोग हैं, तो आपने किसी दो के ग्रुप बनाने की कोशिश करें, मतलब दो दो के ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो पहले लिखा हुआ है Q0 और Q1 हम उसके ग्रुप बनाते हैं। हमें Q0 और Q1 पे क्या चेक करना है, गौर से देखिएगा। हमें Q0 और Q1 पे क्या चेक करना है, इधर लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। हमें Q0 और Q1 पे क्या चेक करना है। Q0 और Q1 ए पर कहाँ जा रहे हैं,
क्या वो एक कैरेक्टर पे जा रहे हैं अलग अलग पे? तो ये दोनों Q1 पे जा रहे हैं। ऐसे ये इतना तो समझ में आ गया। Q0 एंड Q1 स्मॉल ए पे कहा जा रहे हैं? Q1 पे। ऐसा ही है। इसी तरीके से Q0 और Q1 स्मॉल बी पे कहा जा रहे हैं? Q2 और Q3 पर। इतना समझ में आया सब? इतना समझ में आया सबके? अब आपसे एक सवाल है, Q0 और Q1 ए पर जा रहे हैं, दोनों Q1 पर। Q1 चूंकि सेम है तो ये इस ग्रुप में है, ऐसा ही है। मुझे बताइए Q0 और Q1 जो बी पर जा रहे हैं वो जीरो इक्विवेलेंसी पे सेम ग्रुप में जा रहे हैं या अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं? पहले मेरी बात सुन लीजिएगा गौर से। Q0 एंड Q1 स्मॉल बी पर जहां जा रहे हैं वो दोनों जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में है या डिफरेंट ग्रुप में है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेटा प्राइवेट पे मैसेज नहीं करो, पब्लिक पे करो ताकि सब पढ़ भी लें। दोबारा मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए जब मुझे समझाना होगा ना तो मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो आप सवाल तवज्जो से सुने। Q0 एंड Q1 स्मॉल बी पर जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में जा रहे हैं या अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं? 4-5 लोग कह रहे हैं सेम ग्रुप। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। सेम ग्रुप। दोबारा सुन लीजिए, Q0 एंड Q1 स्मॉल बी पर Q2 Q3 पे जा रहे हैं जो कि जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में। Q0 और Q1 स्मॉल ए पर Q1 में जा रहे हैं जो कि सेमी ग्रुप में होगा। तो मैं इनको एक ग्रुप में यहां पर लिख रहा हूं, Q0 Q1। अभी जितना समझाया जा रहा है हमारा फोकस सिर्फ उस पर होगा, फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी हम नहीं सोच रहे कि सर आगे क्या होगा। ठीक है, तो हमने इनको सेम ग्रुप में लिख दिया। सही है। अभी सेम ग्रुप समझ में आ गया क्यों लिखा हमने इन दोनों को? क्योंकि जीरो इक्विवेलेंसी के दोनों ट्रांजिशन पे सेम ग्रुप में जा रहे थे, दोनों ट्रांजिशन पे, ए पर भी और बी पर भी। ये भी सेम ग्रुप था, ये भी सेम ग्रुप। इज इट क्लियर? इतना स्टेप समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगेन अभी ये स्टेप खत्म नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसीजर है। अब हम Q2 को चेक करेंगे कि वो Q0 या Q1 के साथ है या नहीं है। तो या तो Q0 ले लें या Q1 ले लें Q2 के साथ। तो मैंने ले लिया Q0 और Q2। मुझे बताइए स्मॉल ए पर ये कहाँ जा रहा है? तो Q0 जा रहा है Q2 पर और Q2 भी Q2 पर। इसका मतलब है Q0 और Q2 स्मॉल ए पर सेम ग्रुप में जा रहे हैं। ग्रुप स्टेट नहीं, सेम ग्रुप। सही बात है। Q0 Q2 स्मॉल ए पर सेम ग्रुप में जा रहे हैं। Q0 एंड Q2 स्मॉल ए पर सेम ग्रुप में जा रहे हैं जीरो इक्विवेलेंसी के। सेम ग्रुप है ना ये, Q2 सेम ग्रुप ही है। कौन जा रहा है? अच्छा Q1। हाँ तो Q1 लिख लें, गलती होगी Q1, लेकिन सेम ग्रुप तो है ना अभी भी, सेम ग्रुप है ना अभी भी। सही है। अब अगर आगे सुनिएगा, अब अगर Q0 और Q2 स्मॉल बी पर भी सेम ग्रुप में जाएंगे तो मैं इनको भी एक ग्रुप में शामिल कर दूंगा। अगर Q0 और Q2 स्मॉल बी पर भी सेम ग्रुप में जाएंगे तो मैं इनको Q0 Q1 वाले ग्रुप में शामिल कर दूंगा। तो Q0 बी पर कहा जा रहा है? Q2 पर। और Q2 बी पर कहा जा रहा है? Q2 पर। मुझे बताइए Q0 और Q2 स्मॉल ए पर सेम ग्रुप में जा रहे हैं और Q0 और Q2 स्मॉल बी पर सेम ग्रुप में जा रहे हैं, सेम ग्रुप। तो इसका मतलब है Q2 भी इनके ग्रुप में शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि अगर Q0 और Q2 भी सेम है तो Q1 भी सेम ही होगा इनके पास। तो Q2 भी इनके ग्रुप में शामिल होना चाह रहा है, मैंने Q2 को भी इनके साथ शामिल कर। अभी देखिएगा जहां पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा ना वहां आप फिर सवाल पूछ लीजिएगा। अब आ जाए अब Q3। तो Q3 से भी पूछ लेते हैं कि Q3 जो है वो इनके ग्रुप में शामिल होना चाह रहा है नहीं होना चाह रहा। इसका ग्रुप भी Q0 के साथ बना के देखते हैं। तो Q3 और Q0 जा रहा है, मतलब Q3 जा रहा है Q4 पे,
Q3 जा रहा है Q4 पे और Q0 जा रहा है Q2। बताइए ये Q0 और Q3, अच्छा एक ही ट्रांजिशन देखनी है, सॉरी। Q0 Q1 पे जाना है और Q3 जा रहा है Q1 पे। क्या सेम ग्रुप है? अभी सेम ग्रुप है, यस। आगे बढ़ते हैं। Q3 एंड Q0 स्मॉल p, तो ये Q2 पे जा रहा है और ये जा रहा है Q4 पे। क्या ये सेम ग्रुप है जीरो इक्विवेलेंसी के हिसाब से? सेम ग्रुप तो नहीं है ना, पहले सब क्लियर कर लें इस बात को। क्या ये सेम ग्रुप है Q2 Q4? Q2 इस ग्रुप में था, Q4 इस ग्रुप में था, ये सेम ग्रुप नहीं है। अगर दोनों कैरेक्टर ओके करते हैं सेम ग्रुप पे तो सही है। एक कैरेक्टर कह रहा है कि मैं सेम ग्रुप में हूं, एक कैरेक्टर कह रहा है कि मैं सेम ग्रुप में नहीं हूं, तो आप ओवरऑल सेम ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अगर एक ट्रांजिशन पे कोई कहता है कि मैं सेम ग्रुप में हूं, लेकिन दूसरी ट्रांजिशन पे ये कह दिया जाए कि मैं सेम ग्रुप में नहीं हूं, तो आप ओवरऑल उस ग्रुप में उसको असाइन नहीं करेंगे। मतलब क्या है, यहां हमने ये समझा कि सर तमाम अल्फाबेट पे ट्रांजिशन हो और तमाम अल्फाबेट सेम ग्रुप पे जाने की कोशिश कर रहे हो तो सही है, अदरवाइज हम उसको उस ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। फर्स्ट करिए 5 अल्फाबेट है ABCDE, जिसमें से A B C D ये चारों सेम ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन D कहता है, E कहता है कि मैं सेम ग्रुप में नहीं हूं, तो ओवरऑल जो है वो दो स्टेट सेम ग्रुप में नहीं होंगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अभी क्वेश्चन एंड होगा तो फिर आपके और सवाल भी होंगे। तो इसका मतलब है Q3 जो है उनके ग्रुप में शामिल नहीं है, उसको अलग कर दिया। अब सवाल ये आना चाहिए कि सर Q3 को Q4 के साथ क्यों नहीं चेक कर रहे? सर Q3 को Q4 के साथ क्यों नहीं चेक कर रहे? Q3 को Q4 के बाद इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी वो इस जगह पे अलग अलग ग्रुप में थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Q3 और Q4 को इसलिए चेक नहीं कर रहे मजीद क्योंकि वो ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप में थे। बेटा Q3 एंड Q4 को हम इसलिए चेक नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए बना दिए क्योंकि Q3 और Q4 ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप में थे इनिशियली, तो डेफिनेटली वो सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। मैच की बात नहीं थी बेटा अनस, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैच की बात नहीं थी, जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप की बात थी। मैच की बात तो मैंने अभी तक की नहीं। Q0 और Q1 देखें, Q0 और Q1 को देखें। Q0 इसको गौर से देखिएगा, डेफिनेटली ये दोनों अलग अलग हैं। Q2 Q3 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या वो जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में नहीं थे? क्योंकि वो जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में थे इसलिए इसको सेम ग्रुप असाइन किया। इज इट क्लियर? अगर ट्रांजिशन टेबल देख के ही डिसाइड करना होता तो ये जीरो इक्विवेलेंसी का ग्रुप बनाता ही नहीं मैं। क्लियर हो गई बात? ये दोनों सेम स्टेट थी लेकिन ये सेम ग्रुप भी था। ये दोनों अलग अलग स्टेट थी लेकिन Q2 और Q3 का जीरो इक्विवेलेंसी पे सेम ग्रुप था। इज इट क्लियर अनस? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखें, ये हो गई, समझ में नहीं आया अभी? बेटा दोबारा आप जो मैं कह रहा हूं उसको सुने तो पहले, जब तो जब समझ में आएगा। ये देखिए Q0 और Q1 जो मैं कह रहा हूं अल्फाज को भी सुनिए ना, आप समझे, आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो Q0 और Q1 Q1 पे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि Q1 इस ग्रुप के अंदर लिखा हुआ है, सेम स्टेट है, तो हमने एक ग्रुप असाइन कर दिया। लेकिन इधर देखें, Q0 और Q1 दो अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं, दो अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, दो अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिए, ये दो अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं, ये दो अलग अलग स्टेट क्या जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में है? क्या ये दोनों स्टेट जीरो इक्विवेलेंसी के सेम ग्रुप में है? तो बस खत्म हो गई बात, यही तो समझाना चाह रहा हूं। तो इसलिए ये सेम ग्रुप में आएंगे। अगर सिर्फ सेम स्टेट देख के आपने मेंबरशिप साइन करनी होती, अगर सेम स्टेट देख के, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ट्रांजिशन टेबल से मैं देख ही लेता। क्लियर हो गई बात? जीरो इक्विवेलेंसी समझ में नहीं आई। जीरो इक्विवेलेंसी बेटा वो होती है
जब आप सारी फाइनल को एक ग्रुप में कर दें और सारी नॉन फाइनल को एक ग्रुप में कर दें, ठीक है, सारी फाइनल स्टेट को एक ग्रुप में कर दें और सारी नॉन फाइनल स्टेट को एक ग्रुप में कर दें, वो जीरो इक्विवेलेंसी। अब ये वन इक्विवेलेंसी हो गया, अब हम किस में जाएंगे, टू इक्विवेलेंसी में। टू इक्विवेलेंसी हो गई, ठीक है ये। अब टू इक्विवेलेंसी में जो ग्रुप यूज होंगे बेटा वो कौन से होंगे, टू इक्विवेलेंसी में कौन से ग्रुप यूज होंगे, वन इक्विवेलेंसी वाले। वन इक्विवेलेंसी में कौन से ग्रुप यूज हुए थे, जीरो इक्विवेलेंसी वाले। अब टू इक्विवेलेंसी में कौन से ग्रुप यूज होंगे, वन इक्विवेलेंसी वाले, और काम वही होगा। तो अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट यहां समझ में नहीं आया था वो यहां समझ सकता है, लेकिन टू इक्विवेलेंसी में जो ग्रुप यूज होंगे वो ये तीन यूज होंगे। ट्रांजिशन वही देखेंगे हम। अब देखिएगा जरा, अब ये दोनों तो अलग अलग हैं, इनको तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इनको अलग अलग लिख देते हैं। लेकिन ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो इन तीनों को हम फर्दर देखते हैं। तो हमने बोला Q0 और Q1 क्या मजीद एक ग्रुप में रहना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं आप लोग बात। अब मैं Q0 Q1 Q2 को मजीद चेक करूंगा कि ये टू इक्विवेलेंट है। तो अब मैं Q0 और Q1 से पूछूंगा कि भाई तुम लोग स्मॉल ए पे कहां जा रहे हो, बेटा गौर से मेरी बात सुनिएगा, और स्मॉल बी पे कहां जा रहे हो, मुझे बताएं Q0 एंड Q1 स्मॉल ए पे कहां कहां जा रहे हैं। Q0 और Q1 स्मॉल ए पे कहां जा रहे हैं, Q1 पे। क्योंकि सेम स्टेट है तो सेम ग्रुप भी होगा, चूंकि सेम स्टेट है तो सेम ग्रुप होगा, चूंकि सेम स्टेट है तो सेम ही ग्रुप होगा। तो मैं इस पर टिक लगा रहा हूं कि भाई ए तो कह रहा है कि मैं सेम ग्रुप में जा रहा हूं। अब मुझे बताइए Q0 और Q1 पे बी कहां जा रहा है, तो Q0 पे Q, ये कह रहा है Q2 और ये कह रहा है Q3। ये दोनों अलग अलग स्टेट है अनस, ये दोनों अलग अलग स्टेट है। लेकिन क्या ये दोनों स्टेट, हम कौन सी इक्विवेलेंसी पे खड़े हैं जल्दी से बताइए, हम कौन सी इक्विवेलेंसी पे चेक कर रहे हैं, जासिर आगे नहीं बढ़े प्लीज। हम कौन सी इक्विवेलेंसी पे हैं, सेकंड ग्रुप में। हम सेकंड इक्विवेलेंसी में हैं तो हमें फर्स्ट इक्विवेलेंसी चेक करनी है। क्लियर हो गई ये बात, अपने दिमाग में बिठा लें कि हम सेकंड इक्विवेलेंसी पे फर्स्ट इक्विवेलेंसी चेक करते हैं। अब मुझे बताइए Q2 और Q3 फर्स्ट वन इक्विवेलेंसी पे सेम ग्रुप में है या नहीं है, सबको समझ में आ गया नहीं है। तो इसका मतलब है Q0 और Q1 एक साथ नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि एक बंदा एग्री कर रहा है और एक बंदा डिसएग्री कर रहा है। ये एग्री कर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। तो ये दोनों सेम एक साथ नहीं रहना चाह रहे सेकंड इक्विवेलेंसी पे आगे। इज इट क्लियर, आगे क्या होगा फिलहाल नहीं सोचे, सिर्फ इतना बताइए समझ में आया कि Q0 और Q1 एक साथ नहीं रहना चाह रहे। तो देखिए मैं ये मिटा के इनको अलग अलग ग्रुप असाइन कर रहा हूँ, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा। मैंने Q0 को अलग कर दिया और Q1 को अलग कर दिया, यहाँ Q3 को अलग कर दिया, क्योंकि Q3 तो इंडिविजुअल ही था तो मैंने उसको अलग कर दिया। अब Q0 और Q1 अलग अलग हुए। अब Q2 से पूछूंगा क्या कि तुम Q0 के साथ रहना चाह रहे हो Q1 के साथ। इन दोनों से क्यों नहीं पूछ रहा Q2 का, क्योंकि ये ऑलरेडी चेक हो चुके हैं पीछे के, पहले ही उन्होंने अलग मना कर दिया था, तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी मना होंगे। लेकिन इन दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, अब इंडिविजुअल हो सकता है Q2 इसके साथ रहना चाह रहा हूँ या Q2 इसके साथ रहना चाह रहा हूँ। इज इट क्लियर, तो अब मैं क्या करता हूँ Q0 और Q2 का ग्रुप बनाता हूँ। यहां पर जरा गौर से देखिएगा, मुझे बताए Q0 और Q2 कहां कहां जा रहे हैं, Q1 पे। तो ये ए पे तो एग्री कर रहे हैं ना, ए पे तो ये दोनों एग्री कर रहे हैं, ए पे एग्री कर रहे हैं। अब हमें बी पे चेक करना है, तो मुझे बताएं बी पे ये कहां जा रहा है, ये बी पे जा रहा है Q2 पर, और वो बी पे जा रहा है Q2 पर, ऐसा ही है। तो ए पर भी एग्री कर रहे हैं सेम ग्रुप में और बी पर भी एग्री कर रहे हैं सेम ग्रुप में। ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब है Q0 और Q2 एक साथ रहना चाह रहे हैं, Q0 और Q2 एक साथ रहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आई, ये वही स्टेप है, रिपीट हो गया है कि Q0 और Q2 एक साथ रहना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक चीज बस मैं क्लियर कर दूं बेटा, मैं Q2 तो यहाँ लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट कर लीजिए ये होता, फर्स्ट कर लीजिए फर्स्ट, तो यहां पर Q1 होता और यहां पर आता Q4।
फर्ज कर लीजिए, अब मैं आपसे सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, क्यू नॉट ए पर क्यू वन में जाना चाह रहा है, सेम ग्रुप है, वन इक्विवेलेंसी पे, क्यू नॉट और क्यू टू बी पे जाना चाह रहे हैं, सेम ग्रुप में। तो मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल दो के दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप जो कि ए वाला था, लेकिन फिर भी ये सेम ग्रुप ही कंसिडर होगा क्योंकि बी पे ये दोनों सेम ग्रुप में जाना चाह रहे हैं। तो एक चीज मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि इन दोनों का सेम ग्रुप होना जरूरी नहीं है। इन दोनों का जो यहां है या यहां है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर ये लोग एक ग्रुप में है और ये लोग एक ग्रुप में है तो इट्स ओके, लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई? ये दोनों सेम ग्रुप में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई? तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस आया नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके समझा दिया। फर्ज कर लीजिए ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ये दोनों अलग अलग, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है सही है बिल्कुल कि ये एक ग्रुप में है, ये एक ग्रुप में, इट्स ओके। अभी शायद एग्जाम्पल में आगे आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम्पल में नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको एक ग्रुप में असाइन कर रहा हूं, किनको? क्यू नॉट क्यू टू। अच्छा, क्यू नॉट के साथ जब क्यू टू आ गया है तो वो क्यू वन के साथ नहीं आएगा, ये कहलाएगी टू इक्विवेलेंसी। अब हम थर्ड इक्विवेलेंसी चेक कर लेते हैं कि मजीद तो कोई ब्रेक नहीं हो रहा। अब क्यू नॉट क्यू टू को दोबारा चेक करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तो क्यू नॉट क्यू टू को चेक करते हैं। क्यू नॉट क्यू टू स्मॉल ए पे कहां जा रहे हैं? क्यू नॉट क्यू टू स्मॉल ए पे जा रहे हैं, क्यू वन पे। क्या हम थर्ड इक्विवेलेंसी पे खड़े हुए हैं तो हमें सेकंड इक्विवेलेंसी चेक करनी है। क्या क्यू नॉट क्यू टू स्मॉल ए पे सेम ग्रुप में है? यस। क्या क्यू नॉट क्यू टू स्मॉल बी पे सेम ग्रुप में है? यस। ऐसा है? ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है मजीद कोई मेंबरशिप चेंज नहीं हो रही। अगर कोई मेंबरशिप दो स्टेप तक सेम रहे तो उसको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई स्टेप दो इक्विवेलेंसी पे कंटिन्यूअसली सेम रहे, अगर कोई मेंबरशिप दो स्टेप तक कंटिन्यूअसली सेम रहे तो उसको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया हमारी थर्ड इक्विवेलेंसी। मजीद इस पर हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि क्यू नॉट क्यू टू दो स्टेप तक हमारे सेम ग्रुप में। इससे हमने कंक्लूड क्या करना है वो समझा रहा हूं बेटा, गौर से सुनिएगा। इससे हमने कंक्लूड ये किया है कि क्यू नॉट और क्यू टू एक सेम स्टेट बन सकती है। क्यू नॉट एंड क्यू टू एक सेम स्टेट बन सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यू नॉट एंड क्यू टू कंबाइन होके एक सिंगल स्टेट बन सकती है। क्यू नॉट एंड क्यू टू कंबाइन होके एक सिंगल स्टेट बन सकती है। मैं भी डिजाइन करूंगा उसको, ठीक है, मैं डिजाइन करूंगा उसको कि क्यू नॉट और क्यू टू सिंगल स्टेट बनके कैसा होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे ऑटोमेटा के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी? एक, दो, तीन, चार। पॉइंट समझ में आ गया? हमारे ऑटोमेटा के अंदर कितनी स्टेट होंगी? एक, दो, तीन, चार। और ओरिजिनल में कितनी थी? पांच। ओरिजिनल में कितनी थी? पांच थी। हमारे इस ऑटोमेटा में कितनी होंगी? चार होंगी। तो अगेन अगर ये आपने नोट कर लिया है तो क्यू नॉट क्यू टू नाम की एक सिंगल स्टेट है मेरे पास, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्यू नॉट एंड क्यू टू नाम की एक सेम स्टेट है मेरे पास, मैं इसको मिटा रहा हूं और अब मैं डिजाइन करूंगा। तो डिजाइन में यहीं से देख के कर लूंगा। अब गौर से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है? क्यू वन। सही है? आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है? क्यू वन। सॉरी, इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नॉट है। क्यू नॉट और क्यू टू, आपकी इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट और क्यू टू। ऐसा ही है? तो मैं क्यू नॉट और क्यू टू को बना रहा हूं। देखें, यहां तक सही है? मैंने इसको मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना दी। यहां तक सही है? अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो एनएफए टू डीएफए आप यूज कर रहे थे कि अगर मल्टीपल स्टेट एक साथ हो तो यूनियन ले लेते हैं। तो मुझे बताइए कि क्यू नॉट स्मॉल ए पे कहां जा रहा है?
कहाँ जा रहा है, डायग्राम में देख के बताइए, क्यू नॉट स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, Q1, और Q2 भी स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, Q2 Q1 पे। इसका मतलब दोनों Q1 पे जा रहे हैं, मैं ये ट्रांजिशन बना सकता हूं, सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को, ऐसे ही ना, आ जाए इधर। ये Q0 और Q2 का मतलब ये है कि जो भी काम Q0 का होगा वो भी ये स्टेट करेगी, जो भी काम Q2 का होगा वो भी ये स्टेट करेगी। मतलब क्या है और डिटेल में समझा देता हूं। अब मुझे बताएं Q0 स्मॉल ए पे स्मॉल बी पे कहां जा रहा है और Q2 स्मॉल बी पे कहां जा रहा है, दोनों देख के बताइए। ये Q2 पे जा रहा है और नीचे वाला Q2 भी Q2 पे जा रहा है। तो देखिए यहां दोनों में Q2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं Q2 नाम की एक स्टेट बनाऊंगा। मैंने आपको शुरू में रिपीट किया है कि ये दोनों चाहे Q0 का काम हो चाहे Q2 का काम हो, ये कंबाइंड स्टेट करेगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा, ये चाहे Q0 का काम हो चाहे Q2 का काम हो, वो दोनों काम ये स्टेट करेंगे। इज इट क्लियर? चाहे Q0 का काम हो चाहे Q2 का काम हो, वो दोनों काम ये वाली स्टेट करेगी। इसका मतलब है इसकी ट्रांजिशन भी ये स्टेट करेगी। अगर कोई Q2 पे आना चाह रहा है, अगर कोई स्टेट Q2 पे आना चाह रही है तो इस पे लेके जाऊंगा, अगर कोई स्टेट Q0 पे आना चाह रही है तब भी इसी स्टेट पे लेके जाऊंगा। इज इट क्लियर? अभी पूछ लीजिएगा। अच्छा Q1 पे देखें, Q1 बाकी तो देखें जो सिंगल स्टेट है उनकी ट्रांजिशन तो वही रहेगी, तो Q1 जो है वो स्मॉल ए पे यहां चला गया। अब गौर से देखिएगा, Q1 स्मॉल ए पे Q1 पर ही है। अब Q1 स्मॉल बी पे कहा जा रहा है Q3 पर, तो Q3 तो बनानी पड़ेगी। Q1 हो गया, अब आ जाए Q3 पे। Q3 स्मॉल ए पे जा रही है Q1 पर, और Q3 स्मॉल बी पे जा रही है Q4 पर। बना लेते हैं। अब Q4 की ट्रांजिशन रहती है, तो Q4 जो है वो स्मॉल बी पे जा रहा है Q2 पर। गौर से देखिएगा, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, गौर से देखिएगा। Q4 स्मॉल बी पे कहां जा रहा है, Q4 स्मॉल बी पे कहां जा रहा है, Q2 पर। जो काम Q2 का है वो ये स्टेट कर रही है, और Q4 स्मॉल ए पे कहां जा रहा है, Q1 पर। सिर्फ इस ट्रांजिशन पे फोकस कर लीजिए, जो भी काम Q0 या Q2 का होगा वो ये स्टेट करेगी, बस ये अपने दिमाग में बिठा लें। तो अब अगर आप उस ऑटोमेटा को देखें और इस ऑटोमेटा को देखें, तो आपके इस ऑटोमेटा के अंदर स्टेट एक कम हो गई है, उसमें क्या है, एक स्टेट ज्यादा है। ये मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का कॉन्सेप्ट था। इट माइट बी पॉसिबल कि हमें ऐसा डीएफए मिले जो मजीद मिनिमाइज नहीं हो सकता। तो जब आप इक्विवेलेंसी क्रिएट करेंगे तो आखिरी स्टेप पर पहुंच के आपकी तमाम स्टेट्स अलग अलग हो जाएंगी। जैसे भी हमारी Q0 Q2 एक में लिखी हुई थी, सपोज कीजिए एक स्टेप के बाद वो भी अलग होगी। इज इट क्लियर? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सर हमेशा हमें कोई स्टेट बेहतर होके मिलेगी। जी सवाल कोई पूछ रहा था मुझसे, आसान पूछ लीजिए। Q0 Q2 इनिशियल इसलिए बनाई कि Q0 जो है वो इनिशियल थी, इसमें Q2 को उसके बाद मर्ज कर दिया। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनिशियल के साथ कोई स्टेट मिक्स हो रही है तो वो इनिशियल बन जाएगी। ये हमने पिछले इक्विवेलेंसी में दोनों को एक साथ लिख दिया था, आपने शुरू से क्लास ली है ना। तो वो जो Q0 Q2 का एक सेम ग्रुप बना था आखिरी इक्विवेलेंसी पे, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा
सर जी फरमाइए। सर ये क्यू नॉट और क्यू टू पे जो बी इट सेल्फ आ रहा है, हम्म। तो ए भी तो आ सकता था, क्योंकि क्यू क्यू नॉट और क्यू टू एक ही वक्त में क्यू वन पे जा रहे हैं एक एक केस में। क्यू वन पे जाएगा ना, ए पे थोड़ी जाएगा। नहीं, मैं उसकी कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है? ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफ है। एक सवाल और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, उसका आंसर भी आपको बता देता हूँ कि भाई ये इसका आंसर है, और ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लें और आंसर मैच कर ले, तो बस ये है कि इतना ही टॉपिक है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए क्या है कि समटाइम्स आपके पास एक ऐसा डीएफए भी हो सकता है कि जिसके अंदर मजीद मिनिमाइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन यू नीड टू चेक ऑल द स्टेप्स। हो सकता है कि आखिरी स्टेप पर पहुंच के आपकी तमाम स्टेट्स क्या हो जाएं, अलग अलग ग्रुप के अंदर आ जाएं। इज इट क्लियर? ये है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अच्छा, आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए दिया था घर से मैंने। बस मैंने ये कहा था कि जी बिल्कुल, सबको पता है ये बात। और रिवाइज करने के लिए दिया था, पढ़ने के लिए कहा दूंगा मैं आप लोगों को। रिवाइज करने के लिए दिया था, रिवाइज करने के लिए दिया था पुराना वाला काम। और मैंने उसके लेक्चर अपने भी शेयर कर दिए, तो मैंने कहा था इसके अलावा भी अगर कहीं और से पढ़ना चाहें आप, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कितने लोगों ने पढ़ लिया है? जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी अब? आवाज़ आना बंद हो गई मेरी? कितने लोगों ने पढ़ा है? जल्दी बताइए, जल्दी, शाबाश। अच्छी बात है। देखिए, होता यह है कि मसला वो नहीं है